नमस्कार। स्वागत है आपका एंशिएंट हिस्ट्री के इस सीरीज में, जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात कल कर रहे थे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा विश्लेषण करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब थी तो कैसे थी, हाउ इट वाज अर्बन सिविलाइजेशन, नगरीय सभ्यता कैसे थी, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो इस बात पर चर्चा करने से पहले हमें पढ़ना होगा कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी, वो फीचर्स कौन कौन से थे जिसके बदौलत हम इसे नगरीय सभ्यता कह सकते हैं। तो यहाँ एक प्लान्ड नगर का निर्माण किया गया था, प्लान्ड टाउन था हड़प्पा सभ्यता में। पूरी की पूरी आप कह सकते हैं कि टाउनशिप थी हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है। अब टाउनशिप कहने का मतलब क्या, कि यह एक प्लान है, मान लीजिए कि टाउन का, जिसके पास एक इंटर करने का दरवाजा है। इस दरवाजे पे दरबान रहते हैं, इंटर करने के बाद व्यापारी लोग भी इंटर कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद एक अलग व्यवस्था होता था जहाँ से लोग मुहर लेते थे और वहाँ थप्पा लगता था। उसके बाद ये लोग जा रहे हैं बाजार में। एक बाजार प्रणाली पूरा का पूरा विकसित है, और उस बाजार में भी पूरा बाइफ्रिकेटेड है कि कहाँ पे अनाज का बाजार लगेगा, कहाँ पे जानवर का बाजार लगेगा, कहाँ पे नील का बाजार लगेगा, कहाँ पे कपड़ों का बाजार लगेगा, कहाँ पे कपास का बाजार लगेगा, कहाँ पे मांस मछली का बाजार लगेगा। दिस ऑल वर बाइफ्रिकेटेड। तो इस तरीके के प्लान के हिसाब से आप कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसके अलावा चबूतरा कहाँ पे होगा, है ना, और भी पूरी व्यवस्थाएं आप देखिए हड़प्पा सभ्यता का। तो एक नगर का व्यवस्था है, यहाँ का राजनीतिक व्यवस्था जो आप देखते हैं वो एक नगर का व्यवस्था है ना। तो थोड़ा पूरा का पूरा हम विशेषताओं पे बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी, यहाँ कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो यहाँ नगर थे, कौन कौन से नगर थे, सबसे खास नगर आता है हड़प्पा, फिर आता है मोहनजोदाड़ो। ये दो नगर जो हैं आपके, इन दोनों नगरों को इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। इज दैट क्लियर, इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है, और ये सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में। तो इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। अब हड़प्पा में क्या क्या है, मोहनजोदाड़ो में क्या क्या है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ये दोनों नदियों के किनारे बसा दो नगर, जिसका संबंध विदेशों से भी रहा है। मिस्र और मेसोपोटामिया के सभ्यता से भी रहा है, मेसोपोटामिया के सभ्यता से भी रहा है, सुमेर और ईरान के सभ्यता से भी रहा है। इसका मतलब है कि इन सभ्यताओं से हड़प्पा सभ्यता का संबंध रहा है। देन यू कैन से कि हड़प्पा जो है वो अपने समय का बहुत ही विकसित नगर था, जिसका संबंध विदेशों से रहा है, जिसका संबंध बाहर की राजनीति से रहा है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता मानी जा सकती है, जहां आयात निर्यात भी होते थे। तो आप पूरा का पूरा प्रणाली हम लोग पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, अब देखते हैं कि नगरों का विशेषता क्या क्या रहा है, नगर को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी चीजें वहां मिली हैं। तो देखिए, नगर को प्रायः दो भागों में बांटा गया, ऊपरा ऊपरी नगर और निचला नगर। ये एकदम नॉर्मल सा चीज है। ऊपरी नगर में प्रायः कुलीन लोग रहते थे, कुलीन लोग रहते थे। शासक हो रहे होंगे, मंत्री रहे होंगे, प्रधान रहे होंगे। निचले नगर में आम जनता प्लस बाजार के लोग रहते थे, यहाँ व्यापारी लोग रहते थे। ये लोग आते थे दूर के बाजारों से, व्यापार करने आते थे, व्यापार करते थे, यहाँ पे रहने की व्यवस्थाएं थी। दूसरा चीज आप देखिए कि इन नगरों को दुर्गीकृत किया गया है। दुर्गीकृत कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि उसको किलेबंदी किया गया, चारों तरफ से घेर दिया गया। ऊपरी नगर में खास करके एंट्री का एंट्रेंस होता था, जहाँ पे खास लोगों को ही प्रवेश मिलता था, हर लोग यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकते थे। ये इसका पूरा व्यवस्था। इसके बाद ऐसा लगता है इस सभ्यता को देखने के बाद कि ये एक प्लैंड सभ्यता रही होगी। यहाँ का टाउनशिप पूरा प्लानिंग करके रहा होगा। जैसे अगर आप मुंबई रहते हो तो नवी मुंबई को देखिए, हरियाणा रहते हो या चंडीगढ़ रहते हो तो चंडीगढ़ को देखिए, वो सेक्टर वाइज डिवाइड है। तो सेक्टर वाइज डिवाइड होने का मतलब है कि वो प्लान रहा होगा कि यहाँ से सड़क जाएगी, यहाँ से सड़क जाएगी, और सारे के सारे सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटेगी। ये एक प्लान्ड नगर का ही व्यवस्था हो सकता है कि सारे के सारे सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटेगी, और समकोण पर काट के जो रोड जा रही है उसके इर्द गिर्द इधर मकान बनेंगे, यहाँ मकान बनेंगे, यहाँ बनेंगे, यहाँ बनेंगे। ये जो व्यवस्था है
इसका मतलब है कि ये नगर प्लानिंग के साथ बनाया गया। कहाँ पे घर रहेगा, कहाँ पे रोड रहेगा, कोई मतलब गर्दिश वाला इलाका नहीं रहेगा। इसके साथ अगर हम बात करें कि ये सड़क इधर 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 है, मकान है, तो मकान बनाने का भी पैटर्न इनका अलग था। मकान के खिड़की और दरवाजे बाहर की ओर नहीं खुलते थे बल्कि पीछे की ओर खुलते थे। खिड़की और दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि खिड़की और दरवाजे पीछे की ओर क्यों खुलते थे। तो यहाँ के लोग पहले ही काफी व्यवस्थित तरीके से जीते थे। प्रदूषण से रहित रहने के लिए खिड़की और दरवाजे बाहर की ओर खुलते थे। दूसरा चीज हो सकता है कि घर की महिलाओं को अगर शाम में या कभी भी बाहर बैठना हो तो उनको सड़क के तरफ ना बैठना पड़े, वो पीछे की तरफ बैठ सकती हैं। तो ये व्यवस्था था। डायरेक्ट लोग सड़क की तरफ ना देखें, वो पीछे की तरफ खिड़की और दरवाजे खुलेंगे, ये व्यवस्था था। तो ये एक प्लान्ड नगर का ही व्यवस्था हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ के नगर में आप देखिएगा तो साफ सफाई का पूरा व्यवस्था रखा गया था। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया था। अगर साफ सफाई का ध्यान रखा गया तो यहाँ का एक विशेष व्यवस्था है प्रणाल व्यवस्था। प्रणाल कहने का मतलब होता है नाली, नाली, गटर। इज दैट क्लियर? तो प्रणाल व्यवस्था को जब हम देखते हैं, कैसा है यहाँ का प्रणाल व्यवस्था। आज के जमाने में प्रणाल व्यवस्था देखिए, नाली जिधर से जाइएगा उधर बह रहा है, उधर पानी निकल रहा है, उधर बह रहा है, आपको हर जगह गंदगी मिल जाएगी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं था। अगर किसी का घर है तो घर के पीछे से एक छोटी नाली निकलेगी, ये जाकर के एक थोड़ा बड़ी नाली में मिलेगी। और यहाँ पे गार्बेज निकलने का था, मतलब यहाँ पे गड्ढा होता है, गाद जो है वो वहीं जम जाएगी, पानी निकलेगी, गाद को साफ कर दिया जाएगा। ये बड़ा नाली, और ये जहाँ पे इससे भी बड़ा नाली में मिलेगा, वहां पे भी सीवेज जैसा व्यवस्था बनाया गया है कि गाद वहां जमेगा और उसके बाद पानी सिर्फ बाहर जाएगा। और ये बड़ा नाली बड़े नाले में जाकर के मिल जाएगा। और ये बड़ा नाला जो है वो शहर के बाहर जाकर के गंदगी को छोड़ेगा, शहर के बाहर जाकर के गंदगी को छोड़ेगा। आज के ज़माने में आप गंदगी को देखिए कि जो भी नदी इधर से फ्लो हो रही है, अगर तो सॉरी, अगर नदी इधर से फ्लो हो रही है तो आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं, शहर का नाली जो है सो नदी में मिला देते हैं और ये बड़ा नाला हो जाता है। तो इससे हम गंदगी फैला रहे हैं। लेकिन हड़प्पा वासी इसका खास ख्याल रखते थे और ये बड़ा नाला जा करके शहर के बाहर गंदगी को छोड़ता था। इसको कहते हैं प्रणाल व्यवस्था। इसके साथ ही देखने को मिला है हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, चनोदड़ो में, कि बड़ा बड़ा दरवाजा होता था इन नालियों का। इसमें लोग बजावते तौर पे प्रवेश कर सकते थे और प्रवेश करके इसकी सफाई कर सकते थे। इतना बड़ा होता था वहां का नाला। तो ये प्रणाल व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बनाया गया और इससे खास ख्याल रखा गया सफाई का। प्रदूषण रहित, सफाई मुक्त शहर बनाने का प्रयास किया गया हड़प्पा सभ्यता को। इज दैट क्लियर? इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि कैसे वहाँ के शासक अन्नागार को व्यवस्थित कर रहे हैं और क्या क्या वहाँ से मिला है, महाविद्यालय मिला है, चिकित्सालय मिला है, तो हर चीज का एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आएगा कि यह सभ्यता काफी उन्नत सभ्यता रही होगी। जैसे अन्नागार, ग्रेनरी, इसको आप क्या कहिएगा? अन्नागार, आज के जमाने में भी आपके पास अन्नागार है, व्यापार भवन या व्यवसाय भवन जो भी है, वहां पे आपको अनाज रखा मिलेगा। लेकिन ये एक सिस्टमैटिक ढंग से रखने वाला जगह था, जहाँ पे मान लीजिए कि ये ग्रेनरी है, ये पूरा का पूरा ग्रेनरी है, इसके दो दरवाजे होते थे, एक इधर एक इधर। और ये प्रायः जमीन इधर है तो, या रोड यहाँ है तो रोड से ये प्रायः ऊपर बनाए जाते थे और यहाँ से बैलगाड़ियाँ अंदर की ओर प्रवेश करती थी और यहाँ से सामान को ले जा करके बाहर की ओर इधर से बैलगाड़ियाँ निकलती थी। ये उनके जाने और आने का रास्ता रहा होगा। ठीक है, एक तरफ से एक एंट्री, एक तरफ से एग्जिट, ये बैलगाड़ियाँ बाहर निकलती थी। इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग पिलर्स बने थे और उन पिलर्स में बाइफ्रिकेशंस देखने को आपको मिलेंगे कि इन पिलर्स में बाइफ्रिकेशंस थे। बाइफ्रिकेशंस क्या हैं कि यहाँ एक पिलर बना हुआ है तो चावल अलग जगह पे रखा जाएगा, दाल अलग जगह पे रखा जाएगा, है ना, और भी कोई सामान है तो वो अलग जगह पे रखा जाएगा, जौ बाजरा जो भी है, चीनी है, कपास है, तो हर चीज को रखने की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई थी ताकि मिक्सअप ना हो। इतनी अच्छी व्यवस्था थी, मिक्सअप ना हो। 16 पिलर आपको अंदर देखने को मिलेंगे, 16 चौका 64 खाना में बटे हुए थे। तो ये मिक्सअप ना हो इसके लिए ये बनाया गया। दूसरा इनका व्यवस्था क्या था?
इनके पास है कि अनाज का एक्सपायरी 3 साल में हो जाता है, लेकिन हमें 3 साल तक का स्टॉक भी रखना है, क्योंकि अगर बाढ़ आए या सुखाड़ आए या कोई आपदा आए तो हम उस स्टॉक से काम चला सकें। इज दैट क्लियर? तो उसके लिए स्टॉक रखा जाता था। समझ में आ रही है बात? जब उसके लिए स्टॉक रखा जाता था तो वो स्टॉक को कैसे यूज करेंगे? तो मान लीजिए कि 2020 का स्टॉक है, ठीक है, 2021 में भी स्टॉक आएगा, 2022 में भी स्टॉक आएगा। अब ये 2023 में जो स्टॉक आएगा वो कहाँ रखेंगे? उसके लिए तो जगह नहीं है, 3 साल का स्टॉक हमारे पास आ गया है। तो ये हमारी मान्यता है, मतलब उस सभ्यता वासियों की मान्यता है कि 20 वाला स्टॉक एक्सपायर हो गया, इसको निकाल दो, इसको बाहर निकाल दो और 23 वाला को अंदर डाल दो। तो इसको बाहर निकाल के क्या करेंगे? फेंकेंगे? नहीं, गरीबों में बंटवा दो, आम आदमी में बांट दो, या फिर सार्वजनिक भोज का आयोजन कर दो, जिसमें क्या होगा कि इस अनाज का उपयोग हो जाएगा, दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन बाई द वे कभी सुखाड़ आ गया, कभी जो है सो बाढ़ आ गया, महामारी आ गई, और ऐसे आपदा के समय में अगर हम अनाज को उत्पादन करने में अक्षम रहे, सक्षम ना रहे, तो इन स्टॉक्स का प्रयोग हम करेंगे उस समय। इज दैट क्लियर? तो यह सभ्यता पूरे सिस्टमेटिक ढंग से होने के कारण एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी और भी विशेषताएं हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा और उन विशेषताओं पर आप चर्चा कीजिएगा। आप एनसीईआरटी का रेफरेंस लीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए तो आपको मजा आएगा। जैसे मूर्ति निर्माण कला, सबसे पहले तो स्थापत्य कला देख लें हम लोग। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में आप देखिएगा कि मकान कैसे बनाए जाते थे, किला कैसे बनाया जाता था, दुर्ग कैसे बनाया जाता था। उसके बाद निर्माण कला में देखिए आप लोग तो मूर्ति निर्माण कला यहाँ मिलेगा आपको, खिलौना निर्माण कला मिलेगा आपको, और ये सारा चीज जताएगा कि यह व्यवस्था एक नगरीय सभ्यता के रूप में आगे बढ़ी थी। जैसे अब देखिए कि मकान कैसे बनाया जा रहा है, तो मकान बनाया जा रहा है जिसके एंट्रेंस के साथ कुआं है, उसके बाद अंदर का प्रवेश है और एंट्रेंस साइड में रखा गया है ताकि डायरेक्ट बाहर नजर ना आए। आजकल अगर गांव का मकान देखते हैं तो एंट्रेंस तो उनका बीच में होता है, अगर दरवाजा खुला तो घर के अंदर जो भी परिस्थितियां हैं वो सब दिखती हैं। इज दैट क्लियर? किला हो गया, दुर्ग हो गया, तो वो बनाया गया था। उसके बाद मूर्ति निर्माण कला, तो आप देखिए कि यहाँ कांसे की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली है और हड़प्पा से एक योगी की मूर्ति मिली है। तो ये जो दो मूर्तियां मिली हैं, इन मूर्तियों से पता चलता है कि वहां के लोग कितने सभ्य तरीके से मूर्ति बनाते थे। कांसा का मूर्ति, मेटल का मूर्ति जो मिला है, वो मेटल का मूर्ति बनाने के लिए भी ये लोग जो ढांचे का प्रयोग करते थे वो काफी ही उन्नत किस्म का रहा होगा। फिर योगी की मूर्ति जो मिला है वो ऐसा योगी का दिखाया जाता है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा हड़प्पा से मिला योगी की मूर्ति, तो वो ऐसा योगी का मूर्ति दिखाया जाता है जिसके दाढ़ी थे, सब कुछ थे, फ्रेंच कट आज आप लोग रखते हैं, दाढ़ी को शेप आज आप लोग देते हैं, लेकिन उस सभ्यता में भी शेप दे करके दाढ़ी बनाया गया। उस सभ्यता का योगी भी जो है सो एकदम सज धज के अच्छे तरीके से सुडौल अवस्था में बैठ करके अपना तपस्या कर रहा है या फिर अपना जो भी है आध्यात्म का काम कर रहा है। तो उस योगी की मूर्ति को आप देखिए, उस कांसे की मूर्ति को आप देखिए, और उन मूर्तियों को देख करके आप पता लगाइए कि यह सभ्यता कैसी सभ्यता थी, यह सभ्यता उन्नत सभ्यता थी या नहीं थी। तब आपको समझ में आएगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, यह सभ्यता कैसी रही होंगी, यह सभ्यता का व्यवस्था कैसा रहा होगा। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे, थोड़ा और देख लीजिए, उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे इसके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में और विदेशी संबंध के बारे में। राजनीतिक व्यवस्था व्यवस्था और विदेशी संबंध, ये दो टॉपिक और चलेगा। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर चलेगा, उसके बाद आपका हड़प्पा सभ्यता का पतन चलेगा। तब फिर कुछ प्रमुख पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, प्रमुख बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो खास करके ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती हैं या एग्जाम्स में आती हैं। तब आपका ये सभ्यता पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वैदिक सभ्यता पे चलेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और लगातार देखते रहें हमारा ये एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।